only students zone. Please like, subscribe and share. में हम करने वाले हैं भारत पर यूनानियों का आक्रमण, शक वंश, कुषाण वंश और गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न पर। तो पहले प्रश्न पे जाने से पहले यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों वो है कि भारत पर 190 ईसा पूर्व में सबसे पहले आक्रमण किस बैक्ट्रियाई शासक ने किया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि 190 ईसा पूर्व में भारत पर जो बैक्ट्रियाई शासक जो आक्रमण करने वाला था वो था डेमीट्रियस। दोस्तों अगर डेमीट्रियस की बात करें तो ये पंजाब एवं सिंध के सबसे बड़े भाग पर अपना अधिकार कर लिया था और इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई थी और इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पर्दे का प्रचलन भारतीय नाट्य कला में किस शासक के द्वारा किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें कि भारतीय नाट्य कला में जो पर्दे का प्रचलन है वह यूनानियों के द्वारा किया गया था और दोस्तों इसे यवनिका के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि लंबा अभिलेख या गिरनार अभिलेख पहली बार संस्कृत में किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों यदि हम गिरनार अभिलेख की बात करें तो यह रुद्रदामन के द्वारा पहली बार लिखा गया था। दोस्तों शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था जिसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी किया था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि कुषाण वंश का संबंध किस कुल से था। तो दोस्तों कुषाण वंश का जो संबंध था वो था यूची वंश से। कौन से वंश से था दोस्तों? यूची वंश से। दोस्तों पल्लव वंश के बाद कुषाण आए थे जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। दोस्तों यूची नामक एक काबीला 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें चौथी संगति की तो ये कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन जो कि कश्मीर में स्थित है बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। तो दोस्तों अगर हम कनिष्क की बात करें तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि कनिष्क के दरबार में मुख्य विभूतियों का नाम क्या था। तो दोस्तों कनिष्क के दरबार में कुछ विभूति रहते थे जिसमें से कुछ थे वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संगरक्ष। तो ये थे दोस्तों कनिष्क के दरबार में रहने वाले कुछ विभूति। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो दोस्तों रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला
सबसे जो प्रसिद्ध शासक था वो था कुषाण। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशम बनाने का तकनीक सबसे पहले कहाँ से आया था। तो दोस्तों रेशम बनाने की तकनीक जो है सबसे पहले चीन में इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों कुषाण राजा देवपुत्र भी कहलाते थे। यह उपाधि किसानों ने चीनियों से ली थी। देवपुत्र की उपाधि कुषाणों को किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? तो ये दी गई थी चीनियों के द्वारा। दोस्तों अगर हम बात करें कि कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो था वसुदेव। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है गुप्त साम्राज्य से संबंधित। तो अगर हम बात करें गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में कहाँ हुआ था। तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य का उदय जो हुआ था प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। दोस्तों अगर हम बात करें गुप्त वंश के संस्थापक के, तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे, जिन्होंने 240 से 280 ईस्वी तक राज्य किया था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। तो दोस्तों समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो था हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। दोस्तों अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ कर्ता की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त दोस्तों संगीत प्रेमी भी था और उसने सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलवाए थे। तो दोस्तों शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। दोस्तों अगर और बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसके शासनकाल में ही चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार की भूमि थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें भूमि की तो उस टाइम पे 5 प्रकार की भूमि थी, जिसमें से पहला था क्षेत्र, वास्तु, चारागाह भूमि, सील और अपरहत। तो ये 5 प्रकार के भूमि उस टाइम पे पाए जाते थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि गुप्त काल में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन कौन सा था। तो दोस्तों गुप्त काल में जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वो था उज्जैन। अगर हम बात करें दोस्तों गुप्त वंश की तो स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है दोस्तों। और अंतिम गुप्त शासक जो था वो था विष्णुगुप्त। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के किस अभिलेख में मिलता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है एरन अभिलेख में। किस अभिलेख में दोस्तों? एरन अभिलेख में, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गुफा में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटना उल्लेखित है। तो दोस्तों देखते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है गुफा संख्या 17 में। किस में दोस्तों? गुफा संख्या 17 में। दोस्तों अगर हम बात करें कि गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र जो था उसे 5 भागों में बांटा गया है। ये भाग थे मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश,
अपरीक्षाकारित्व। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो है मंदिर बनाने की कला एवं त्रिमूर्ति की अवधारणा किस काल में शुरू हुआ। तो दोस्तों मंदिर बनाने की कला जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी गुप्त काल में। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कालिदास की किस रचना को सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। तो दोस्तों कालिदास की जो रचना थी जिसका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम, जिसे पहली बार यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया था। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किस कारण से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आशा करते हैं आपके आगामी सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ और भी लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Only students zone. Please like, subscribe and share.